जय हिंद बच्चों, मैं धनंजय सिंह इतिहास का अध्यापक के रूप में आपको आज स्वागत करते हैं। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और लगातार जिस उद्देश्य का निर्धारण आपने अपने जीवन में किया है उस दिशा में लगातार अग्रसर होंगे। गॉड ब्लेस यू। छात्रों, आज इस सेशन में, इस इंटरैक्शन में आपके साथ हमारा बातचीत का मुख्य विषय होगा इतिहास, जो सामान्य अध्ययन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। आप देखेंगे बच्चों कि चाहे पीटी हो या मेंस हो, चाहे यूपीएससी हो या राज्य स्तरीय परीक्षा हो, किसी भी परीक्षा में आप इस विषय को, इसके महत्व को खारिज नहीं कर सकते। बच्चों, यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको इतिहास पर अपना पकड़ मजबूत करना ही होगा, क्योंकि आप देखेंगे कि इसका जीएस में और जीएस के साथ ही साथ इतिहास का जीएस के अन्य क्षेत्रों में भी आप देखेंगे इसका महत्व स्पष्ट तौर पर दृष्टिगोचर होता है। इतिहास में तो इसका सवाल आते ही हैं, साथ ही साथ राज्य व्यवस्था हो, अर्थव्यवस्था हो, अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो, निबंध हो, और साथ ही साथ जब मेंस आप पास करते हैं तो इंटरव्यू हो, वहां भी आप इतिहास के महत्व का अनुभव कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, पठन पाठन शुरू करने से पहले आपका अध्यापक होने के कारण, आपका अभिभावक होने के कारण आपको हम एक सलाह देना चाहते हैं। यह मेरा सलाह होगा, सिफारिश होगा कि देखो, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। हमने देखा है अपने लाइफ में कि जो अभ्यर्थी निरंतरता के साथ एक लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए प्रयास किया है, उसको सफलता जरूर मिला है। यह अलग बात है कि कोई आईएएस बनता है, कोई आईपीएस बनता है, कोई आईआरएस बनता है, कोई एसडीएम बनता है, लेकिन जो परिश्रम करता है उसको उसका फल निश्चित मिलता है। यदि हम असफल होते हैं तो निसंदेह यह हमें मानना होगा कि हमारे परिश्रम में, हमारे स्ट्रेटजी में कहीं ना कहीं दोष है। ठीक है, और इसलिए आज इस सेशन में हम सबसे पहले आपके साथ इस विषय पर बात करना चाहेंगे कि सबसे पहले हमें अध्ययन कैसे करना होगा, हम कैसे अध्ययन करें कि हमारा परिश्रम सार्थक हो जाए, हम सफल हो जाएं, इस भीड़ के दौर से हम निकल जाएं। बच्चों, आपके साथ अभी हम दिल्ली से बात कर रहे हैं, दिल्ली में मुखर्जी नगर से बात कर रहे हैं, जो कि भारत में सिविल सर्विस का केंद्र माना जाता है। हजारों लाखों बच्चे यहां पर आते हैं, अपना एक ड्रीम लेकर आते हैं। उनमें से कुछ सफल होते हैं और कुछ असफल भी होते हैं, दोनों साथ साथ होता है। लेकिन हम प्रयास ये करते हैं कि जीवन में हम असफल ना हो, हमें सफल होना है, और सबसे पहले हमें विश्वास अपने आप में करना होता है। बच्चों, आप देखोगे कि जब 1915 में गांधी जी आए थे भारत, उस समय ब्रिटिश साम्राज्य बहुत मजबूत हुआ करती थी। हिंदुस्तान में उस समय ऐसा कोई नेता नहीं था, ऐसा कोई पार्टी नहीं था कांग्रेस के रूप में जो ब्रिटिश साम्राज्य का सामना कर सके। सोचो उस समय का हालात, जब कांग्रेस के पास सिपाही नहीं थे, उसके पास वर्कर्स नहीं थे, राष्ट्रीय नेतृत्व बहुत कमजोर था, फिर भी गांधी का यह विश्वास था कि हम अपने उद्देश्य में सफल अवश्य होंगे। और इसलिए
इतिहास से शिक्षा लेते हुए आपको हमें अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं कि सबसे पहले अपने आप को, अपने मन में यह बात को स्थापित करना होगा कि आप सफल होने के लिए ही आप अध्ययन कर रहे हैं। आपको हर स्थिति में सफल ही होना है। हां, अब प्रयास यह करना है कि सफल कैसे होना है, क्या तकनीकी होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्या कार्य पद्धति होना चाहिए, क्या कार्यक्रम होना चाहिए, क्या दिशा होना चाहिए, क्या दशा होना चाहिए, ठीक है, क्या संसाधन होना चाहिए। इन सारी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। आज का हमारा विषय कोई टॉपिक नहीं होगा, बल्कि टॉपिक शुरू करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें किससे बचना चाहिए, इन तमाम बातों पर हम प्रकाश डालेंगे बच्चों। और इसलिए आज का क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अनिवार्य है, क्योंकि अगले 20 दिनों तक मेरे साथ और उसके बाद किसी अन्य शिक्षक के साथ जो आप यात्रा करते हैं, उस यात्रा में बेहतर काम करने के लिए आपको जो है आज का लेक्चर सुनना बहुत अनिवार्य होगा। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम चाहेंगे कि हम ये देखते हैं कि हमें जो यूपीएससी का परीक्षा है उसका तैयारी करने के लिए, चूंकि मेरा जो टारगेट है वो 2021 है, हम चाहते हैं 2020 वैसे भी समाप्त होने जा रहा है, तो 2021 जो हमारे सामने आ रहा है उस वर्ष में यूपीएससी के द्वारा और राज्य स्तरीय आयोग के द्वारा जो परीक्षा आयोजित किया जाएगा उसमें अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, आइए समझते हैं। बच्चों ध्यान रखना, सबसे पहला जो आवश्यकता है वो ये है सिलेबस का ज्ञान, सिलेबस का समझ होना चाहिए। यानी कि वी हैव टू अंडरस्टैंड द सिलेबस, हमें सिलेबस के बारे में अपनी समझ डेवलप करना होगा। और जब हम सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस का मतलब हुआ कि जब जो प्री का सिलेबस है उसके बारे में, जो मेंस का पाठ्यक्रम है उसके बारे में, यानी प्री और मेंस दोनों स्तर के परीक्षाओं के बारे में जो यूपीएससी ने सिलेबस हमें दिया है, जो सिफारिश किया है, उसके बारे में हमें समझ डेवलप करना होगा कि हम सिलेबस को कैसे पढ़ेंगे। भाई सिलेबस इतना व्यापक है, इतना टॉपिक्स दिए हुए हैं, लेकिन हम कौन सा तकनीकी को अपनाएंगे ताकि कम समय में हम इस सिलेबस का अधिकतम भागों को हम समझ सके, उसका अध्ययन कर सके। पहला बात। दूसरा शर्त होता है बच्चों कि लेखन शैली का विकास, लेखन शैली का विकास, लेखन शैली का विकास, यानी कि आर्ट ऑफ राइटिंग, यानी कि आर्ट ऑफ राइटिंग, यानी हम जब सिलेबस का अध्ययन कर लेते हैं उसके पश्चात जो विगत वर्षों में सवाल पूछे गए हैं हम कैसे उनको सॉल्व करेंगे, उनका उत्तर हम कैसे लिखेंगे, उसका प्रारूप क्या होगा, कैसे बिगिन करेंगे और कैसे उस उत्तर का विकास करेंगे, उसमें समीक्षा कैसे होना चाहिए, उसमें तुलनात्मक अध्ययन कैसे होना चाहिए, उसका मूल्यांकन कैसे होना चाहिए, कितना तथ्य होना चाहिए, कितना अवधारणा होना चाहिए, निष्कर्ष कैसे होना चाहिए, वर्ड लिमिट्स कैसे होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। बच्चों आप देखोगे कि अंतोगत्वा पढ़ने के बाद आपको परीक्षा में उत्तर ही लिखना होता है। आप कितना जानते हो इंपॉर्टेंट ये नहीं होता है, इंपॉर्टेंट ये होता है
कि 3 घंटे में जो सवाल आपके सामने रखे गए हैं, जो प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं, उसका उत्तर आप कैसे लिखते हैं। बच्चों, आप देखोगे कि परीक्षार्थी आपको देखा नहीं होता है, आपको जानता भी नहीं, केवल उसके पास आपके द्वारा लिखी गई एक उत्तर पुस्तिका होती है और उस उत्तर पुस्तिका के माध्यम से जो परीक्षक है वो आपको समझता है, आपको जानता है और फिर वह एक निर्णय लेता है इस बच्चे को पास कराना है या नहीं कराना है। तो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा है बच्चों, कई ऐसे अभ्यर्थी हमें मिले हैं जिनके पास ज्ञान की कमी नहीं है। जीएस के जितने सेगमेंट हैं उनके पास बेहतर समझ है, लेकिन वो कहते हैं कि सर मुझे नंबर नहीं मिलता है, मुझे अंक नहीं मिलता है, मैं हमेशा मेंस देता हूं, लेकिन खुदा की कृपा से, भगवान की कृपा से आज तक हमें इंटरव्यू देने का मौका नहीं मिला। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उनके पास ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान को प्रस्तुत कैसे करना है उनके पास यह शैली नहीं है। यानी किस तरह से हम अपने उत्तर को प्रस्तुत करेंगे ताकि यूपीएससी उसे लाइक करे, ताकि परीक्षक उसे पसंद करे, इस बात का उनके पास ज्ञान नहीं होता है। और साथ में हमने ऐसे व्यक्ति को भी देखा है, ऐसे अभ्यर्थी भी हमें मिले हैं जिनके पास थोड़ा बहुत नॉलेज कम होता है, लेकिन उनके पास वाक्य विन्यास का यानी सेंटेंस फॉर्मेशन का, शब्दों का, प्रेजेंटेशन का बेहतर समझ होता है और 3 घंटे में ऐसा कमाल करते हैं, उनका रैंक लग जाता है। सोचिए, उनका रैंक लग जाता है और बाद में वह स्वीकार भी करते हैं कि हमसे अधिक ज्ञान इसको था, इसने मुझे गाइड भी किया था, लेकिन पता नहीं कैसे मैं पास कर गया। बच्चों, पता नहीं यहां पर नहीं है, यहां पर यह मेन मुद्दा है कि ऐसे अभ्यर्थी के पास लेखन से भी बेहतर होता है, प्रेजेंटेशन बेहतर होता है, उनके पास समझ होता है कि उत्तर को कैसे बिगिन करना है, कितना तथ्य होना चाहिए, कितना अवधारणा होना चाहिए, निष्कर्ष कैसे होना चाहिए, मूल्यांकन कैसे होना चाहिए और सबसे बड़ी बात, कम समय में उत्तर को कैसे फिनिश करना है ताकि यूपीएससी जीएस में जो सवाल पूछे जाते हैं उन सारे सवालों का हम उत्तर लिख सके। बच्चों, आप देखोगे कि आप प्रश्न पत्र देखोगे, इतने सवाल होते हैं कि आपके पास सोचने का समय नहीं होता है। यदि सोचेंगे तो अगला प्रश्न छूट जाएगा, या किसी प्रश्न में आप उत्तर आवश्यकता से अधिक लिखते हैं तो अगला प्रश्न छूट जाएगा। लेकिन मेरा अनुभव कहता है, और यही अनुभव बच्चों उन लोगों का भी है जिन्होंने यूपीएससी परीक्षा में रैंक लगाया है, उनका अनुभव क्या है? उनका अनुभव है कि हमें हर स्थिति में जितने प्रश्न करने होते हैं सबको टच करना होता है, सबको टच करना होता है, क्योंकि जो सफल व्यक्ति है, अभ्यर्थी है, उनका अनुभव है कि यदि हम कुछ प्रश्नों को छोड़ देते हैं और कुछ प्रश्नों को हम बेहतर लिखते हैं तो भी हम पास नहीं कर सकते। मेरा आपसे यही जो है आग्रह है कि सबसे पहला प्रयास करना है कि जब आप परीक्षा देंगे, उस परीक्षा में जितने सवाल पूछे जाते हैं सबको टच करना है और ध्यान रखना है कि आप हर प्रश्न को उतना ही लिखेंगे जितना जरूरी है। आपको पता है, हमें एक टीचर से भेंट हुई थी जो इतिहास के अध्यापक थे दिल्ली विश्वविद्यालय के, बहुत पहले, आज से 10 साल पहले। उनका नाम है हरिश्चंद्र वर्मा। उनका नाम है हरिश्चंद्र वर्मा, एक महान लेखक भी हैं। और दिल्ली विश्वविद्यालय में देखोगे कि उनके द्वारा 2 किताब लिखी गई थी और दोनों किताब आज भी चलती है। एक किताब है दिल्ली सल्तनत का इतिहास और दूसरा किताब है मुगल साम्राज्य का इतिहास। उनसे मेरी बात हुई इलाहाबाद में।
उस समय मैं इलाहाबाद में था और भगवान की कृपा से उनसे भेंट हो गई। हमने सवाल किया उनसे कि सर ये बताइए कि आप तो यूपीएससी परीक्षा के उत्तर पुस्तिका जांचते होंगे, समीक्षा करते होंगे, मूल्यांकन करते होंगे। पहले तो बोले नहीं, लेकिन बहुत अनुरोध किया तो स्वीकार कर लिया, हां मैं मूल्यांकन करता हूं। हमने कहा सर ये बताइए कि जो जीएस का पेपर होता है उसमें कैसे लोगों को आप नंबर देते हैं? आप जानते हैं, उनका उत्तर सुनकर आपको ताजुब होगा। इतना सही उत्तर दिए कि आज भी मुझे लगता है कि यूपीएससी परीक्षा में पास होने के लिए वही चीज आपके पास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जीएस में हम ऐसे अभ्यर्थी को अंक देते हैं जिसके उत्तर पुस्तिका से यह पता नहीं चलता है कि इसका ऑप्शनल विषय क्या है, इसका कौन सा ऑप्शनल है। यह इतिहास का विद्यार्थी है, यह लोक प्रशासन का विद्यार्थी है, यह विज्ञान का विद्यार्थी है, यह दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी है। यानी ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर लिखते हैं उनके उत्तर में इतना एक समानता होता है जिसको यूनिफॉर्मिटी कहते हैं। इतना एक समानता होता है कि लगता नहीं है इस बच्चे का विषय क्या है। यानी हर प्रश्न में उनका उतना ही बेहतर परफॉर्मेंस होता है। मान लीजिए इतिहास का छात्र है, लेकिन जब राजव्यवस्था लिखता है, जब भूगोल लिखता है, उसमें भी उतना ही बेहतर लिखता है। ऐसे बच्चों को हम लोग नंबर देते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है सबसे, और मेरा निर्देश भी है, वार्निंग भी है कि जब आप जीएस लिखेंगे तो ध्यान रखना, यह शो नहीं होना चाहिए कि आपका अपना चॉइस का विषय क्या है। इतना एक समान उत्तर होना चाहिए कि एक मैसेज आए कि बच्चे का हर सेगमेंट पर उतना ही पकड़ है। इसीलिए बच्चों ध्यान रखना, जो आईएएस की परीक्षा होता है उसको हम कहते हैं समानज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? समानज्ञ। अंग्रेजी में जर्नलिस्ट कहते हैं, जनरलिस्ट। यानी किसी विशेष विषय में स्पेशलाइजेशन नहीं है, जैसे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, सारे विषय में उसका एक समान पकड़ है। तभी तो जाकर के आपको जिलाधीश का पद दिया जाता है, ताकि आप जिला में रहते हुए हर विभाग के ऊपर अपना नजर दौड़ा सके, पकड़ बना सके, सवाल पूछ सके। भाई क्या चल रहा है कोविड-19 में, आप लोग क्या कर रहे हैं भाई, ये कौन सा दवाई है, ये कौन सा वैक्सीन है, राइट। और तीसरा बच्चों अनिवार्य जो शर्त है वो ये है कि हम जो पढ़ेंगे उसके लिए हमारे पास स्रोत क्या होना चाहिए। यानी अध्ययन करने का स्रोत क्या होना चाहिए, यानी कि सोर्सेज क्या होना चाहिए, रिसोर्सेज क्या होना चाहिए, किस किताब को पढ़ेंगे और किसको नहीं पढ़ेंगे। बच्चों हमने देखा है दिल्ली में कई ऐसे मेरे छात्र हैं जो हमेशा व्हाट्सएप करते हैं, फोन करते हैं कि सर मैं किसका किताब ले लूं। अब मान लो आधुनिक भारत का है, कोई कहता है कि सर बिपिन चंद्रा को पढ़ लिया जाए, कोई कहता है सर एनसीईआरटी पढ़ लिया जाए, कोई कहता है सर सुमित सरकार पढ़ लिया जाए, कोई कहता है सर शेखर बंदोपाध्याय पढ़ लिया जाए, और कोई कहता है स्पेक्ट्रम अच्छा है। बच्चा बेचारा इनोसेंट होता है, वो तो कच्चा माल होता है, वह तो यात्रा शुरू करने वाला है। वह क्या जानता है कि इन स्रोतों में सबसे उपयोगी कौन है, सबसे बेहतर कौन है। हां, इस संदर्भ में जो टीचर होता है, अध्यापक जो होता है, ऐसे बच्चों को गाइड करता है, मार्गदर्शन देता है, आंखें देता है। तो इस संदर्भ में भी हम बात करेंगे। और ध्यान रखना, ऐसा कहा भी जाता है कि एक किताब को 10 बार पढ़ना उससे बेहतर होता है कि 10 किताबों को 10 बार पढ़ना। इट मीन्स टू रीड 1 book once is more better than read 10 books 10 times।
10 किताबों को 10 बार पढ़ने से ज्यादा बेहतर होता है एक किताब को 10 बार पढ़ा जाए। आपको पता है, आपने देखा होगा, कई ऐसे बच्चे हैं जो सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में ट्रेनिंग करते हैं। सोचिए, आईपीएस का ट्रेनिंग कर रहा है और इसके बाद अगले साल आईएएस बनता है। अब जरा सोचिए, जो बच्चा भारतीय पुलिस सेवा का ट्रेनिंग कर रहा हो, प्रशिक्षण ले रहा हो, वह कब समय प्राप्त करता है, कब उसके पास समय मिलता है कि फिर अगले साल आईएएस बन जाता है? बच्चों, इसका एक ही उत्तर है कि ऐसे अभ्यर्थी जो लगातार सिविल सेवा के परीक्षा में प्रोग्रेस करते हैं, पहली बार में आईआरएस बने, इसके बाद आईपीएस बने, फिर आईएएस बने, ऐसे बच्चे पहले से ही इन तमाम चीजों पर उनका बेहतर पकड़ होता है। उनको पता होता है कि हमें सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। उनको पता होता है कि विगत 10 सालों में यूपीएससी ने सवाल कैसे पूछे हैं, उन सवालों का नेचर क्या है। उनको पता होता है कि जो समय हमारे पास मिला है वो सीमित है, तो सीमित समय में हम कैसे अध्ययन करेंगे। उनको पता होता है कि हम अपने उत्तर को परीक्षा में सीमित समय में कैसे प्रस्तुत करेंगे। यही 4 जो है मेरे अनुभव के आधार पर किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए 4 अनिवार्य शर्त हैं। पहला सिलेबस हो गया, दूसरा जो है लेखन शैली का विकास हो गया, तीसरा जो है अध्ययन करने का स्रोत हो गया, और चौथा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। यदि हम चाहें तो इस लेक्चर का विस्तार कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आपके साथ जो वार्तालाप हो, जो इंटरैक्शन हो, वह टू द पॉइंट हो। क्योंकि मैं जानता हूं कि यदि हम इस लेक्चर का विस्तार करेंगे तो हमारे बच्चे भटक सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं, और इसलिए हम इस लेक्चर को केवल 4 बातों तक ही सीमित रखना चाहते हैं। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं सिलेबस के बारे में। ठीक है, सिलेबस। जिसको हम हिंदी में पाठ्यक्रम कहते हैं। आपसे मेरा पहला सिफारिश है कि चूंकि आज से हमने क्लास को शुरू किया है, तो सभी बच्चों के पास 2 चीजों का होना अनिवार्य है यदि आप सफल होना चाहते हैं। देखो, हमारा संस्कृति भी यही बताता है कि हमें विश्वास करना सीखना होगा। जो आपका अग्रज है, जो आपका मार्गदर्शक है, उस पर आपको विश्वास करना सीखना होगा। यह उचित बात है, मैं मानता हूं, बराबर है कि सबसे पहले जिसको आप अपना अग्रज मानते हैं, अध्यापक मानते हैं, तो सबसे पहले उसे जांचिए, आप उसे परखिए, उस पर डाउट कीजिए कि क्या यह व्यक्ति हमारा सारथी बन सकता है कि नहीं, हमारा सेलर बन सकता है कि नहीं, क्या इसके नाव पर हम बैठ करके नदी को पार कर सकते हैं। यह संदेह करना आपका नैतिक कर्तव्य है। लेकिन जब वह व्यक्ति संदेह की परीक्षा में पास हो जाता है, तब यह सिद्धांत कहता है, यह नियम कहता है कि आपको उसका अनुचर बन जाना चाहिए। अनुचर का मतलब होता है फॉलोवर बन जाना चाहिए। वो जैसे बताए उस तकनीकी को, उस क्रिया पद्धति को आपको फॉलो करना चाहिए। तो मेरा पहला सिफारिश है आप सभी लोगों से, जो भी हमें सुन रहे हैं, कि आप सभी के पास सिलेबस होना चाहिए। सबके पास सिलेबस होना अनिवार्य है,
चलिए आज आपके पास नहीं है, कल से आपके पास सिलेबस होना चाहिए। और जब भी आप क्लास सुनेंगे उस समय आपके टेबल पर सिलेबस होना मस्ट है, उसका होना अनिवार्य है। पहली बात। अब आप पूछेंगे हमसे सवाल, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर सिलेबस कहां से लाएं? बहुत इजी है भाई, आप यूपीएससी के साइट पर जाइए, वहां से सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए और उसका प्रिंट जो है निकलवा लीजिए। राइट, तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए। ठीक, जब हम सिलेबस पर फोकस करते हैं तो हम देखते हैं कि दिस सिलेबस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। इस पाठ्यक्रम को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। जो पहला भाग है वो है प्री, जिसे हम प्रीलिम्स भी कहते हैं, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, प्री एग्जामिनेशन। राइट, प्रारंभिक परीक्षा पहला पार्ट हो गया। जो दूसरा पार्ट है उसे हम कहते हैं मेंस एग्जामिनेशन, यानी कि मुख्य परीक्षा। जो प्री परीक्षा है, जो प्रीलिम्स है, उसका एकमात्र उद्देश्य है कि ऐसे अभ्यर्थी को जो मेंस देने के लिए योग्य हैं उनको ही मेंस परीक्षा में बैठने की सिफारिश किया जाए। जो लोग अनवांटेड हैं, अनडिजायरेबल हैं, ऐसे अभ्यर्थी को प्री परीक्षा में ही हटा दिया जाता है। इस परीक्षा में ऐसे बच्चे जो है पास करते हैं जिनको मेंस देना होता है। अभी आपको याद होगा कि 4 अक्टूबर को प्री हो चुका है और कल जो है यूपीपीसीएस का प्री भी हो चुका है। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप में से कुछ ऐसे बच्चे अवश्य होंगे जो दोनों परीक्षाओं को दिए होंगे, और कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो इस बार यूपीएससी परीक्षा में नहीं बैठे होंगे लेकिन 2021 में बैठेंगे। लेकिन जो हम लोग इंटरेक्शन शुरू किए हैं, जो हम लोग सेशन शुरू किए हैं, यह सेशन दोनों तरह के विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जो इस बार प्री में बैठे हैं उनको मेंस देना है, उनके लिए भी लाभकारी होगा, और जो अगले बार बैठना चाहते हैं उनके लिए भी लाभकारी होगा। राइट, अब यह आपको चयन करना है। यदि आपने प्री दिया है तो आप मेंस के बारे में ध्यान से सुनेंगे। जो हम मेंस के बारे में बताएंगे वहां पर विशेष फोकस करेंगे। और जो बच्चे 2021 में बैठेंगे, 2021 में बैठेंगे, ऐसे बच्चे जो है प्री और मेंस दोनों परीक्षाओं पर अपना ध्यान फोकस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि प्री एग्जामिनेशन में जो इतिहास का सिलेबस है वह क्या है, इतिहास को कैसे जो है जीएस में रखा गया है। ध्यान देना, आप देखोगे कि प्री में इतिहास के 3 सेगमेंट को रखा गया है, इतिहास के 3 पार्ट को रखा गया है। उसमें पहला है जिसे हम कहते हैं एंशिएंट इंडिया कहते हैं, यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास। राइट, जो सेकेंड पार्ट है उसे हम कहते हैं मेडिवल इंडिया, मेडिवल इंडिया यानी कि मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास। और तीसरा सेगमेंट जो है उसे हम कहते हैं मॉडर्न इंडिया, उसे कहते हैं मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास। ये 3 सेगमेंट जो है प्री में रखे गए हैं इतिहास के अंतर्गत। अब आइए, जब हम प्री परीक्षा में पूछे गए विगत वर्षों के सवालों पर, प्रश्नों पर हम फोकस करते हैं, प्रकाश डालते हैं, तो हम पाते हैं
कि 2020 से लेकर और उसके पहले जितने परीक्षा हुए, चाहे वो 19 हो, चाहे 18 हो, 17 हो, उन सभी परीक्षाओं में इतिहास का जो रेशियो है, इतिहास का जो कंट्रीब्यूशन है, वो लगभग 20 प्रश्न से लेकर के 25 के बीच में होता है। 20 से 25 सवाल जो है इतिहास में आते हैं, ये मान के चलिए लगभग अप्रॉक्स, राइट, ठीक है। अब देखिए, सोचिए कि सामान्य अध्ययन में, जनरल स्टडीज में केवल इतिहास से 20 से 25 सवाल आपको मिलते हैं। तो सोचिए, यदि आप इनमें से लगभग 15 प्रश्न भी सही कर लेते हैं, 15 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, तो मान के चलिए कि आप सफलता के द्वार की ओर जा रहे हैं। क्योंकि जीएस में ज्योग्राफी भी आता है, साइंस भी है, करंट भी है, इकोनॉमिक्स भी है। तो आप सोचिए कि 15 क्वेश्चन केवल इतिहास से मिल गया और कुछ इकोनॉमी से, पॉलिटी से, साइंस से, करंट से कुछ आपने सवाल सही कर लिया, तो आप पास कर सकते हैं, आप पास कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है बच्चों कि इतिहास ऐसा विषय है जिसमें परिवर्तन का गुंजाइश बहुत कम होता है, इसमें परिवर्तन का स्कोप बहुत कम होता है। आप देखोगे पॉलिटी में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है, इकोनॉमी में परिवर्तन हो सकता है, साइंस में भी इनोवेशन हो सकता है, लेकिन इतिहास में मॉडिफिकेशन का, बदलाव का जो गुंजाइश है, जो स्कोप है, बहुत कम होता है। तो ऐसे में यह विषय हमारे लिए और बेहतर हो जाता है कि यदि हमने बेहतर ढंग से पढ़ लिया, अध्ययन कर लिया, तो हम 15 क्वेश्चन के लिए निश्चिंत हो जाते हैं कि चलो 15 तो आना ही आना, 15 तो आएगा ही आएगा, और अन्य सेगमेंट से कुछ हम बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब देखेंगे आप कि प्री परीक्षा में इतिहास का 3 सेगमेंट है, जैसा कि मैंने बताया। इन तीनों सेगमेंट से पूछे जाने वाले सवालों की कुल संख्या कितना है? लगभग नियरली 20 से 25 क्वेश्चन होता है। और इस 20 से 25 प्रश्नों के बीच इन तीनों सेगमेंट का जो रेशियो होता है, वह आप देखेंगे कि सबसे अधिक आधुनिक भारत से सवाल पूछे जाते हैं, मॉडर्न इंडिया से। लगभग देखेंगे कि 60 का रेशियो होता है आधुनिक भारत से, यानी 20 से 25 सवालों में 60% का रेशियो जो है वो आधुनिक भारत से होता है, मॉडर्न इंडिया से होता है। और शेष कितना बचा? 40%। तो 40 में आप देखेंगे कि 20 और 20 का रेशियो जो होता है वह प्राचीन भारत का होता है और मध्यकालीन भारत का होता है, 20-20 का रेशियो। हमने चीज और देखा है कि जो आधुनिक भारत का रेशियो है वह लगभग स्थिर होता है, उतना आता ही आता है। वो 60% से 50 हो सकता है, वो 60 से 40 नहीं हो सकता, वो 60 से 50 हो सकता है, 60 से 40 नहीं हो सकता है। हां, जो प्राचीन भारत है और जो मध्यकालीन भारत है, इनके रेशियो में परिवर्तन संभव हो सकता है। मान लीजिए हमने कहा कि 20 और 20 का रेशियो जो है एंशिएंट मेडिवल का होता है। हो सकता है किसी वर्ष आप देखेंगे कि एंशिएंट 30% पूछ दिया है ना, और मेडिवल 10%। किसी साल मेडिवल 30%, किसी साल 10% एंशिएंट हो गया। तो ये रेशियो बदलता रहता है, इट्स ओके। अब आइए,
लेंगे मेंस एग्जामिनेशन के बारे में। अब हम लोग चर्चा करेंगे मेंस परीक्षा के बारे में, मुख्य परीक्षा के बारे में। जब आप, यदि सिलेबस आपके पास होगा आप देख सकते हैं, जब आप मुख्य परीक्षा में इतिहास की भूमिका पर प्रकाश डालेंगे तो आप देखेंगे कि मेंस में इतिहास का 3 सेगमेंट रखा गया है। मेंस में भी 3 सेगमेंट है। जो पहला सेगमेंट है वह मॉडर्न इंडिया है, वह आधुनिक भारत है। और आधुनिक भारत में देखेंगे आप कि 2 तरह के घटनाओं को रखा गया है। यानी आधुनिक भारत में 2 तरह के इतिहास का अध्ययन करना होगा। जो पहला भाग है वह है 1757 से लेकर 1947 तक। 1757 से लेकर 1947 तक, यानी कि जो 1757 है बच्चों, यह वह साल है, वह वर्ष है जब पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में वहां का नवाब सिराज को पराजित करके और मिर्जाफर को अपने संरक्षण में बंगाल का नवाब घोषित किया। और वहीं से हिंदुस्तान में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार की प्रक्रिया शुरू हुआ। सबसे पहले बंगाल से ही ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार शुरू हुआ और बंगाल के बाद देखेंगे मैसूर में, अवध में मराठों को, पंजाब, सिंध, सभी क्षेत्रों को ब्रिटिश कंपनी ने जीत लिया। तो पहला जो आपका सेगमेंट है वह है 1757 से लेकर 1947 तक। इसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। अभी मेरा उद्देश्य है केवल यह बताना कि इतिहास का देशांतर क्या है, जो सिलेबस है उसका अक्षांश क्या है, उसका देशांतर क्या है। इसके बाद आधुनिक भारत का जो दूसरा एरिया है, जो दूसरा सेगमेंट है बच्चों, उसको हम कहते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस। उसको कहते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस। उसको कहते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस। यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इंडिया आफ्टर गांधी। इंडिया आफ्टर गांधी। इंडिया आफ्टर गांधी, यानी भारत के, यानी गांधी के बाद भारत। गांधी के बाद भारत कैसा है, भारत की इकोनॉमी क्या है, संविधान कैसे बना, लोकतंत्र कैसे स्थापित हुआ, क्या क्या हमारे सामने चुनौतियां थी, उन चुनौतियों को हम दूर कैसे करते हैं। समाज के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में, है ना, संसाधनों के क्षेत्र में, विदेश नीति में हम कैसे आगे बढ़ते हैं, उनके बारे में आपको दूसरा सेगमेंट में अध्ययन करना होगा। पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंडिया आफ्टर गांधी। आप देखेंगे यह किताब का नाम भी है, एक बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, उनका नाम है रामचंद्र गुहा। उनका नाम है रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा, उन्होंने किताब लिखा इंडिया आफ्टर गांधी। उनका किताब है इंडिया आफ्टर गांधी, यानी कि गांधी के बाद भारत। यह किताब बहुत लोकप्रिय हुआ, बहुत बिका किताब। राष्ट्र में, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में इस किताब को बहुत ख्याति मिली, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो दूसरा सेगमेंट है बच्चों मेंस परीक्षा में इतिहास का, वह क्या है, वह है विश्व इतिहास। वह है विश्व इतिहास। वह विश्व इतिहास है, यानी कि दूसरा सेगमेंट है वर्ल्ड हिस्ट्री है, विश्व इतिहास है। ठीक है। अब देखो
देखोगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री में यूपीएससी ने कुछ विशेष घटनाओं को रखा है, यानी सामान्य अध्ययन में यानी जीएस में आपको विश्व इतिहास के अंतर्गत घटित होने वाली सभी घटनाओं का अध्ययन नहीं करना है, कुछ विशेष घटनाओं का ही अध्ययन करना है, जिसके बारे में यूपीएससी ने अपने सिलेबस में मेंशन किया है, अपने सिलेबस में उल्लेख किया है कि वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है। जब हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उस समय हम इसके बारे में विशेष रूप से बताएंगे, लेकिन इतना हम यहां बताना चाहते हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री में देखोगे 18th सेंचुरी में विश्व में घटने वाली घटनाओं को रखा गया है। जैसे आप देखोगे कि अमेरिकन रेवोल्यूशन हो गया 1776 में, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया 1789 में, इसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, औद्योगिक क्रांति, ये भी जो है मिड 18th सेंचुरी। यानी इनके साथ ही साथ कुछ अन्य घटनाओं को भी आपको विश्व इतिहास में पढ़ना होगा। जैसे आप देखोगे कि जर्मनी कैसे राष्ट्र बनता है, इटली कैसे राष्ट्र बनता है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली और जर्मनी, वर्ल्ड वॉर के बारे में, कोल्ड वॉर के बारे में, इन सभी घटनाओं के बारे में विश्व इतिहास में आपको अध्ययन करना होगा। ठीक है, यह आपका जीएस का दूसरा सेगमेंट है, इतिहास का दूसरा सेगमेंट है। नाउ कम टू दी थर्ड सेगमेंट। इतिहास का जो तीसरा सेगमेंट है बच्चों, उसमें आपको अध्ययन करना होगा, आर्ट प्लस कल्चर प्लस हेरिटेज, यानी कि कला, संस्कृति प्लस विरासत, इन तीनों के बारे में अध्ययन करना होगा। कला हो गया, संस्कृति हो गया, विरासत हो गया, ध्यान देना। और बच्चों ध्यान रखना, जब हम कहते हैं कि भारत में विकसित होने वाला कला, इंडिया का आर्ट क्या है, इंडिया का कल्चर क्या है, इंडिया का हेरिटेज क्या है, तो इसका मतलब होता है बच्चों एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, यानी प्राचीन में, मध्यकालीन में और आधुनिक भारत के समय में जो कला और संस्कृति में विकास हुआ, उन सभी का आपको इस सेगमेंट में अध्ययन करना है। इन तीनों कालों में जो हम लोगों ने साहित्य में, भाषा में, धर्म में, दर्शन में, विज्ञान में, अर्थव्यवस्था में, स्थापत्य में, चित्रकला में, मूर्ति कला में, नृत्य में, डांस में, परंपराओं में जो हमने विकास दर्ज किया है, उन सबका अध्ययन करना होगा आपको। किसमें? आर्ट, कल्चर एंड हेरिटेज में।
यही बच्चों यूपीएससी मुख्य परीक्षा का यही जो है इतिहास का मेंस का सिलेबस है। और बच्चों ध्यान रखना, जब हम यूपीपीसीएस यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली पीसीएस परीक्षा के मुख्य सिलेबस का, मुख्य परीक्षा का जब सिलेबस देखते हैं तो हम पाते हैं कि यूपीपीसीएस के मुख्य परीक्षा में सम्मिलित इतिहास का सिलेबस कई अर्थों में यूपीएससी के सिलेबस के साथ मिलता जुलता है। इसका मतलब हुआ कि यदि हम यूपीएससी के लिए इतिहास तैयारी कर लेते हैं, इसका हम अध्ययन कर लेते हैं, तो जितने भी राज्य स्तरीय परीक्षा है उसके लिए हम निश्चिंत हो जाएंगे। फिर हमको उनके लिए अलग से पढ़ने के लिए, अलग से समय देने के लिए जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यूपीएससी परीक्षा अपने आप में व्यापक होता है, बड़ा होता है। अब मान लो ये यूपीएससी हो गए और इस परिधि के अंदर आप देखोगे कि राजकीय सेवा हो गए, यानी कि राज्य स्तरीय पीसीएस परीक्षा हो गए, उनका सिलेबस हमेशा इससे कम होता है। और मेरा कोशिश होगा कि इतिहास जब हम पढ़ेंगे तो हम ऐसे तैयारी करेंगे ताकि एक ही समय में हम चाहें तो यूपीएससी भी दे सकते हैं और यूपीपीसीएस हुआ, बीपीएससी हुआ, उसको भी दे सकते हैं। ठीक है, मेरा कोशिश यही होगा। चलिए अब हम अगला मुद्दा लेते हैं। बच्चों, जो अगला मेरा मुद्दा है वो ये है कि यूपीएससी में विगत सालों में जो सवाल पूछे गए हैं, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका नेचर क्या है, यानी कि प्रश्नों का नेचर क्या है, उनका प्रकृति क्या है, कैसे सवाल पूछे गए। यदि हम यहां पर पीटी और मेंस दोनों को देखें तो हम पाते हैं कि प्री परीक्षा में, प्री एग्जामिनेशन में जो इतिहास विषय से सवाल पूछे गए हैं उनमें से सामान्य तौर पर दो तरह के प्रश्न होते हैं। उनका नेचर जो है दो तरह का होता है। कुछ ऐसे प्रश्न हैं बच्चों जो फैक्चुअल होते हैं, यानी कि तथ्य आधारित होते हैं, तथ्य आधारित होते हैं। जैसे हमने सवाल किया कि पलासी के वॉर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेता कौन था, उसका मेन सेनापति कौन था। अब उसमें 4 ऑप्शन दे दिया। एक ऑप्शन यह है कि लॉर्ड क्लाइव है, एक ऑप्शन यह है कि वारन हेस्टिंग है, एक है लॉर्ड वेलेस्ली है और एक डलहौजी है। तो ऐसे प्रश्न को हम कहते हैं फैक्चुअल कहते हैं, जिसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, इसमें कोई अवधारणा नहीं है। कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका नेचर फैक्चुअल नहीं होता है, उनका नेचर होता है कंसेप्चुअल होता है, उनका नेचर कंसेप्चुअल होता है, जिसको हम कहते हैं अवधारणा आधारित, जिसको हम कहते हैं अवधारणा आधारित या विचार आधारित।
यानी कि ऐसे प्रश्नों में देखोगे कि जब तक आपके पास उस टॉपिक का, उस घटना का, कहानी का समझ नहीं है, तब तक आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल हमने ये दिया कि कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल में, मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा में प्रस्तावित अस्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, यह दूसरा सवाल हो गया। प्रश्न है कि कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल में प्रस्तावित अस्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बच्चों, आप देखोगे इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। इन चारों ऑप्शन में चारों सही हो सकते हैं, उसमें 2 सही हो सकता है, उसमें 3 सही हो सकता है, उसमें चारों सही हो सकता है। तो सोचो कि ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपके पास इसका समझ होना जरूरी है कि कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, कर्नाटक के क्षेत्र में और बनारस के क्षेत्र में जो स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, उसके पीछे उसका क्या उद्देश्य था, और साथ में जो अस्थायी बंदोबस्त है उसका बेसिक फीचर्स क्या था, उसका बेसिक कैरेक्टर क्या था। क्योंकि जो चारों ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों ऑप्शन में इन्हीं बातों का उल्लेख होगा। अब सोचिए, यदि आपके पास अस्थायी बंदोबस्त के बारे में पूरी तरह से समझ नहीं है, तो आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते। ठीक है, अब यहां पर हम चाहेंगे कि 10-12 सालों में हमने जो अनुभव प्राप्त किया है, कई बच्चों से इंटरेक्शन किया है, कई टीचर्स से इंटरेक्शन किया है, कई बैचेज मैंने लिया है, उसके माध्यम से जो मेरे पास अनुभव मिला है उसको मैं शेयर करना चाहूंगा। और बच्चों, अनुभव यह कहता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि प्री का तैयारी अलग होता है, मेंस का तैयारी अलग होता है, और वास्तव में जो यह नोशन है, जो यह धारणा है, उसके लिए बच्चे उत्तरदायी नहीं हैं। इस समय टीचर भी ऐसे हैं जो बच्चों को यह कहकर पढ़ाते हैं कि देखो, यह प्री की तैयारी है, मेंस की तैयारी है। बच्चों, मेरा अनुभव कहता है कि जो बच्चा प्री और मेंस को अलग अलग करके पढ़ता है, वह सफल होने में उसको समस्या का सामना करना पड़ सकता है, उसको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि प्री और मेंस में कोई अंतर नहीं है। प्री और मेंस में कोई अंतर नहीं है। विशेष तौर पर जब हम बात करते हैं यूपीएससी परीक्षा का, या बीपीएससी में हो सकता है,
क्योंकि बीपीएससी में पूछता है कि झारखंड की राजधानी कहां है, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है। लेकिन जो यूपीएससी परीक्षा है उसमें ऐसे फालतू सवालों के लिए जगह नहीं होता है। ऐसे फालतू सवाल आज तक पूछे नहीं गए हैं और न तो पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखना, यूपीएससी के लिए जरूरी है कि आप प्री और मेंस को अलग अलग बांटकर न पढ़ें, दोनों को साथ में लेकर पढ़ें। क्योंकि सोचो, यदि आपके पास पूरी कहानी का समझ है, आपने कहानी को गहराई से समझा है, तो उसका पहला फायदा क्या होगा बच्चों? उसका पहला फायदा होगा कि ऐसे सवाल जो कंसेप्चुअल हैं उनको तो आप हल कर लेंगे। ऐसे सवाल जो कंसेप्चुअल हैं उनको तो आप हल कर लेंगे, और ऐसे सवाल जो फैक्चुअल हैं उनको भी आप हल कर लेंगे, उनको भी आप हल कर लेंगे। कारण, जब आप कहानी जानते हैं कि अस्थायी बंदोबस्त को कॉर्नवालिस ने लागू किया था और उसका बेसिक फीचर यह है, जब प्रश्न आपके सामने आएगा तो आप दिमाग लगाएंगे, अपना तर्क का प्रयोग करेंगे कि भाई जो महलवाड़ी सिस्टम है, महलवाड़ी है, जो महलवाड़ी है, महलवाड़ी है या जो रैयतवाड़ी है, उसका बेसिक फीचर यह नहीं है जो इस प्रश्न में दिया गया है। क्योंकि रैयतवाड़ी में और महलवाड़ी में जो बेसिक फीचर है वो कुछ अलग है। जब आप तर्क का प्रयोग करेंगे तो आप उत्तर खोज लेंगे कि चूंकि इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वे ऑप्शन रैयतवाड़ी पर, महलवाड़ी पर लागू नहीं होते हैं, इसलिए इसमें ये विकल्प सही हो सकता है। तो ध्यान रखना, प्री और मेंस का तैयारी अलग अलग नहीं करेंगे, आप एक साथ करेंगे। यह आपका पहला फायदा हुआ। दूसरा फायदा हुआ कि यदि आपने शुरुआती दौर से ही, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, आपने प्री का और मेंस का एक साथ तैयारी किया है बच्चों, तो ध्यान रखना, जब प्री आप पास करते हो तो आपके पास केवल 3 महीने का समय मिलता है। आपको केवल 3 महीने का समय मिलता है, ओनली 3 months यू गॉट। और 3 महीनों में सोचो कि आप रिवाइज करोगे या किसी नवीन चीजों का प्रिपरेशन करोगे, रिवाइज करोगे। तो सोचो, यदि आपने पहले प्री के लिए पढ़ा है और फिर सोचा है कि जब प्री निकल जाएगा हम पास कर जाएंगे तो मेंस के लिए पढ़ेंगे, तो फिर अलग से आपके सामने टेंशन आ जाएगा, यार उस समय तो हम पढ़े नहीं, अब मेंस के लिए पढ़ना पड़ेगा। और ऐसे बच्चे जो शुरू से ही दोनों को सामंजस्य बना करके, दोनों परीक्षाओं में कोऑर्डिनेशन बना करके पढ़े हैं, वे आराम से तैयारी करेंगे, उनको कोई समस्या नहीं होगी, उनको समस्या नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने पहले से विचार कर रखा है कि हम तैयारी ऐसे करेंगे कि न केवल हम जो विकल्प दिए हैं, न केवल हम उनको चुनने में सक्षम रहें, बल्कि प्री के बाद जो मुख्य परीक्षा होगा उसमें भी हम प्रश्नों के उत्तर को 150 शब्द में, 150 वर्ड्स में, 200 वर्ड्स में लिखने के लिए हम सक्षम हैं। ऐसे बच्चे ही पास करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब चलो, अब हम अगला पॉइंट लेते हैं। अगला पॉइंट यह होगा बच्चों कि जब हम मुख्य परीक्षा के लिए
मेंस के लिए जब हम इतिहास का प्रिपरेशन करेंगे, तैयारी करेंगे, तो हमारा कोशिश होगा, क्या कोशिश होगा कि इतिहास में जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी सेगमेंट हैं, चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री हो, चाहे मॉडर्न इंडिया हो, चाहे आर्ट एंड कल्चर हो, इन तीनों सेगमेंट के बारे में हम कोशिश करेंगे कि जो बेसिक कंसेप्ट है उसको समझा जाए। यानी कि मूल आधार, जो बेसिक कंसेप्ट है, यानी हिंदी में जो मूल संरचना है उसको समझा जाए। और दूसरा जो बेसिक फैक्ट्स है, उसको समझा जाए, जो बेसिक तथ्य है उसको समझा जाए। जब दोनों को हम समझ लेंगे, यानी हमारे पास प्रत्येक टॉपिक का जो बेसिक फैक्ट्स है वह आ गया, और जो बेसिक कंसेप्ट है वह आ गया, तो हम क्या करेंगे कि यह हुआ कंसेप्ट और यह हुआ फैक्ट, इन दोनों को मिला करके हम क्या करेंगे, कहानी का हम निर्माण कर सकते हैं, स्टोरी हम क्रिएट कर सकते हैं। जब दोनों हमारे पास आ गए कि जो रेलिवेंट कंसेप्ट है वह क्या है, जो रेलिवेंट फैक्ट है वो क्या है, जब दोनों आ जाएंगे तो दोनों को मिलाकर वी कैन क्रिएट ए स्टोरी, हम कहानी बना सकते। और बच्चों विश्वास करो, जब आपके पास यह क्षमता आ जाएगा कि आप तीनों सेगमेंट के जो टॉपिक है, उन टॉपिक के अंदर जो बेसिक कंसेप्ट है उसको समझ लेते हैं और जो बेसिक फैक्ट है उसको समझ लेते हैं, तो मान के चलिए कि आप स्टोरी बना सकते हैं, स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। और जब आप स्टोरी क्रिएट करने में सक्षम हो जाएंगे तो आप मानकर चलिए कि यूपीएससी परीक्षा में जो क्वेश्चन आते हैं उनका उत्तर निकालना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल देखिए, यूपीएससी परीक्षा में एक बार सवाल पूछा गया, ब्रिटिश कंपनी के द्वारा भारत के जीत में इंग्लैंड का कोई भूमिका नहीं था, यानी इंग्लैंड हैड नो रोल इन द एनेक्सेशन ऑफ इंडिया बाय ब्रिटिश कंपनी। यह सवाल देखिए कितना प्यारा सवाल है, यह यूपीएससी का सवाल है बच्चों।
सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि ब्रिटिश कंपनी के द्वारा भारत के विजय में इंग्लैंड का कोई भूमिका नहीं है, कोई भूमिका नहीं था। सवाल कहता है यानी इंग्लैंड हैड नो रोल इन द एनेक्सेशन ऑफ इंडिया बाय ब्रिटिश कंपनी। और आगे क्या लिखता है, आगे लिखता है कमेंट कीजिए यानी टिप्पणी कीजिए। शब्द सीमा कितना है, 150 वर्ड्स, 150 शब्द, 150 शब्द। ठीक है, अब हमारे सामने चुनौती है कि हाउ टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है। तो सबसे पहले हम इसका खोज करेंगे कि जो लोग यह मानते हैं कि हिंदुस्तान के जीत में इंग्लैंड का कोई रोल नहीं है, उनका तर्क क्या है, उनका तर्क क्या है, वे लोग क्या तर्क देते हैं। और अपने तर्क के समर्थन में, अपने तर्क के समर्थन में उनके द्वारा कौन सा तथ्य दिया जाता है, अपने तर्क के समर्थन में उनके द्वारा कौन सा तथ्य दिया जाता है, पहले हम इसको लिखेंगे। और इसके बाद जो तीसरा बिंदु होता है वह यह होता है कि आपको जांच करना है कि ऐसे लोग जो इस कथन को कहते हैं या इस कथन का समर्थन करते हैं, वे लोग सही हैं अथवा नहीं है। यानी आपको ट्रू एंड फॉल्स इन दोनों का जांच करना होता है। कथन सही है, कथन गलत है। और ध्यान रखना, जब आप इस कथन को जांच करेंगे कि यह ट्रू है या फॉल्स है, इसके लिए भी आपको क्या तर्क का प्रयोग करना होगा। आपको भी तर्क का प्रयोग करना होगा कि भाई हम आपकी बातों को नहीं मानते हैं, हम आपकी बातों को नहीं मानते, और हम क्यों नहीं मानते हैं, उस क्यों के लिए आपको भी क्या देना पड़ेगा, फैक्ट्स देना पड़ेगा, तथ्य देना पड़ेगा कि मेरे पास ये तथ्य है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यह कथन गलत है, क्योंकि ब्रिटिश कंपनी के द्वारा जो भारत को जीता गया वह इंग्लैंड के सहायता से ही जीता गया, इंग्लैंड के सहायता से ही जीता गया। क्योंकि नंबर वन जो ब्रिटिश कंपनी है वह इंग्लैंड की है, वह कहां का है, इंग्लैंड की है। चूंकि इंग्लैंड की है इसलिए जो इंग्लैंड का सरकार है उसका इस कंपनी पर कंट्रोल है, उसका इस कंपनी पर कंट्रोल है। नंबर 2, जो इंग्लैंड की सरकार है उसने समय समय पर कंपनी को कंट्रोल करने के लिए कई तरह के कानून बनाए। जैसे 1773 में एक कानून था जिसको कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट या दूसरा कानून है। ये मेरा एग्जाम्पल है। मेरा कहने का इतना ही आशय है कि जब आप पढ़ोगे टॉपिक को तो उस समय आपको यह ध्यान रखना होगा उस टॉपिक के अंदर जो मूल तथ्य है,
जो मेन फैक्ट्स है वो क्या है, और उस तथ्य को कौन सा उदाहरण सपोर्ट करता है, यानी उस तथ्य को हम यूज कैसे करेंगे, इन बातों को आपको समझना होगा। और जब आप समझ लेंगे तो आप देखेंगे कि आप निश्चिंत हो जाएंगे, चाहे जो सवाल करो उसका उत्तर आप दे सकते हैं। कारण कि आपने समझा है कि कहानी के अंदर बेसिक तथ्य क्या है, फैक्ट्स क्या है, उस कहानी के अंदर बेसिक कंसेप्ट क्या है, आपने समझा है, और इसलिए आपके लिए सरल हो जाता है कि आप कोई प्रश्न कभी भी लिख सकते हैं। कारण कि आप कहानी बनाने में सक्षम हैं, आप कहानी बनाने में सक्षम। तो ध्यान रखना, मेरा उद्देश्य होगा कि जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग का यही प्रयास होगा कि विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन पर फोकस करना कि सवाल कहां से पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं, यानी उसका एरिया क्या है, नंबर 1, उन प्रश्नों का नेचर क्या है, और ध्यान रखना बच्चों, यदि हम 2015, 16, 17, 18, 19 इतने वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका हम लोग एक लॉजिकल एनालिसिस कर लेते हैं, एक लॉजिकली एनालाइज कर लेते हैं, तो हम बता सकते हैं कि भाई 2020 में या 2021 में किस एरिया से सवाल पूछे जाएंगे, और उन सवालों का नेचर क्या होगा, क्योंकि हमने क्या किया है, एनालिसिस किया है कि जिस साल हम परीक्षा देने जा रहे हैं उस साल के पहले यूपीएससी ने कहां कहां से प्रश्न किया है, एरिया, और जो प्रश्न किया है उनका नेचर क्या है। तो ध्यान रखना, जब हम लोग पढ़ेंगे और जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वह टॉपिक समाप्त होगा, उसी समय हम बताएंगे आपको इस टॉपिक से प्री में क्या क्या सवाल आ सकते हैं, और मेंस में कौन कौन से सवाल पहले पूछे गए थे, कौन कौन से प्रश्न पहले पूछे गए थे, और फ्यूचर में मेंस में फिर कहां से सवाल आ सकता है, इसके बारे में भी हम आपको चर्चा करेंगे, ताकि हम एक साथ 2 काम करेंगे बच्चों, 2 क्या 3 काम करेंगे। पहला, इतिहास की समझ, इतिहास की अंडरस्टैंडिंग हो गया, ये हम लोग का पहला काम होगा। दूसरा काम क्या होगा, पूछे गए और भविष्य में पूछे जाने वाले प्रश्नों पर डिस्कस, विचार विमर्श, और तीसरा, प्रश्नों को हल करने या लिखने का तरीका, ये 3 हमारा सबसे खास कोशिश होगा। यानी हम टॉपिक को कैसे पढ़ेंगे, नंबर 1, पढ़ते समय हम देखेंगे पिछले
वर्षों में सवाल क्या पूछे गए हैं और फ्यूचर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और तीसरा कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और उसका राइटिंग हम कैसे करेंगे। ध्यान देना, आप देखोगे यह 3 सबसे खास बिंदु है। हम यूं कहें तो सफल होने के लिए यह 3 सबसे बेसिक एलिमेंट है। भाई सीधी सी बात है कि आपको परीक्षा पास करना है, आपको रिसर्च नहीं करना है। हमारे साथ जो आप वार्तालाप कर रहे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं, रविंद्रा के प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, उसका एक ही उद्देश्य है, परीक्षा पास करना। और परीक्षा पास करने का 3 जो है सबसे बेसिक एलिमेंट है। नंबर 1, इतिहास का समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री। नंबर 2, एनालिसिस ऑफ क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी। और नंबर 3, हाउ टू राइट दोज क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी परीक्षा में पूछे गए सवालों को कैसे लिखा जाएगा। आप विश्वास कीजिए, यदि 3 बातों पर हम गौर कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि चौथा बात या 5वां बात की ओर आपको जाने की जरूरत नहीं, आप पास कर जाएंगे। ठीक है, देखो, हमें साइंटिफिक बनना होगा, हमें प्रोफेशनल बनना होगा। भाई ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र इतना व्यापक है, इतना व्यापक क्षेत्र है कि कई जीवन आ सकता है, कई बार हमें जन्म लेने पड़ेंगे, तब भी ज्ञान की सीमा समाप्त नहीं होगी। और इसलिए हमें समझना होगा कि हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य आईएएस बनना है। आईएएस बनने के लिए हमें कितना काम करना होगा और किस तरह से काम करना होगा। तो बच्चों, आईएएस बनने के लिए आपको इन 3 जो है बिंदुओं पर विशेष बल देना होगा। मेरे पास चौथा बिंदु नहीं। हम चाहे तो जोड़ सकते हैं, 10 बिंदु जोड़ सकते हैं, लेकिन वह बेकार की बातें हैं, उसका कोई औचित्य नहीं है। इसलिए इन तीनों को नोट कर लीजिए, बहुत बेसिक है। ठीक है, अब आइए, अब अगला मेरा जो मुद्दा है वह यह होगा कि हमारे पास स्टडी करने के लिए, अध्ययन करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज क्या होना चाहिए, सोर्सेज क्या होना चाहिए। यानी द सोर्सेज फॉर द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, स्टडी ऑफ हिस्ट्री। इतिहास के अध्ययन के लिए हमारे पास स्रोत क्या होना चाहिए, हम कैसे पढ़ेंगे। ध्यान रखना, जो पहला स्रोत है, जो पहला सोर्सेज है, वह तो मैं ही हूं। जो पहला स्रोत है वह क्या है, वह है रविंद्राज आईएएस का प्लेटफॉर्म है, यह आपका सबसे पहला स्रोत है। पहला स्रोत क्या है, रविंद्राज आईएएस का प्लेटफॉर्म है, जहां पर हर चीज आपको अवेलेबल होगा। बड़ी सीधी सी बात है कि मैं भी आपके सामने खड़ा हूं और कल खड़ा रहूंगा, तो उसके लिए यही माध्यम है। रविंद्र आईएएस के प्लेटफॉर्म से ही हम आपके साथ इंटरेक्शन करेंगे। तो पहला स्रोत क्या है, हमारा संस्थान है, हमारा इंस्टीट्यूट है, रविंद्र आईएएस। और दूसरा जो है सोर्सेज, कुछ किताबें हैं, कुछ बुक्स है। जैसे आप देखिए, जैसे हम लेते हैं एंशिएंट इंडिया, राइट। यह जो है आप पढ़ेंगे ओल्ड एनसीईआरटी, क्लास 11th राइटर आर एस शर्मा, ठीक है छात्रों।
एंशिएंट इंडिया हो गया। दूसरा आप लेंगे मेडिवल इंडिया, जिसे हम कहते हैं मध्यकालीन भारत। क्लास 11th, वंस अगेन ओल्ड एनसीईआरटी, ये भी जो है एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी, रिटन बाय सतीश चंद्र, रिटन बाय सतीश चंद्र, रिटन बाय सतीश चंद्र। ठीक है। और तीसरा सेगमेंट जो है आधुनिक भारत है, और तीसरा क्या है? मॉडर्न इंडिया है, आधुनिक भारत। ये भी जो है बच्चों ओल्ड एनसीईआरटी है, क्लास 11th, रिटन बाय बिपिन चंद्र, बिपिन चंद्र। यानी इतिहास के तीनों सेगमेंट के लिए हमारे पास 3 बुक्स अवेलेबल हैं, और तीनों एनसीईआरटी है और तीनों ओल्ड है, ध्यान देना। तो इसको जो है आपको ले लेना है। ठीक है। लास्ट में हम बताएंगे क्यों लेना है। आप देखिए, अब बचा आर्ट एंड कल्चर और वर्ल्ड हिस्ट्री। आर्ट एंड कल्चर के लिए आप जो है एक एनसीईआरटी लेंगे जिसका नाम है एन इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर। ये भी जो है ओल्ड एनसीईआरटी है और क्लास 11th की है, और क्लास 11th की है। बहुत अच्छी किताब है, पतली सी किताब है, बहुत अच्छी किताब है। इसका नाम है एन इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कल्चर। ठीक है ना, यानी भारतीय संस्कृति का परिचय। बहुत सुंदर किताब है, इसको आप लेंगे। और इसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आपको लेना होगा स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन, स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन, क्लास 9th, पार्ट 1। यह वर्ल्ड हिस्ट्री का पहला किताब है। दूसरा किताब इसी नाम से दूसरा भी है, स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन, स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन, क्लास 10th, पार्ट 2, भाग 2। ठीक है। और तीसरा जो एनसीईआरटी है वर्ल्ड हिस्ट्री का, उसका नाम है कंटेम्पररी वर्ल्ड हिस्ट्री, कंटेम्पररी वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री यानी कि समकालीन विश्व का इतिहास। द कंटेम्पररी वर्ल्ड हिस्ट्री, समकालीन विश्व का इतिहास। यह जो है किताब क्लास 11th की है, यह क्लास 11th की है, यह किताब क्लास 11th की है, ध्यान रखना। यानी बच्चों विश्व इतिहास के लिए, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आपको 3 किताबों का अध्ययन करना होगा। पहला है सभ्यता की कहानी, स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन, क्लास 9th, पार्ट 1, भाग 1। दूसरा है सभ्यता की कहानी, क्लास 10th, पार्ट 2। और तीसरा है द कंटेम्पररी वर्ल्ड हिस्ट्री, समकालीन विश्व का इतिहास, क्लास 11th। और ध्यान रखना, ये तीनों एनसीईआरटी जो लिखा गया है उसका राइटर एक ही है, उनका नाम है अर्जुन देव, उनका नाम है अर्जुन देव। अर्जुन देव ने इन तीनों किताबों को लिखा है। अर्जुन देव जो है राइटर है जिन्होंने तीनों किताबों को लिखे। इसके अलावे आपको कुछ नहीं लेना है।
इसके अलावे आपको कोई किताब नहीं पढ़ना है, इसके अलावे केवल आपको क्लास सुनना है, लगातार क्लास के साथ बने रहना है, ताकि एक भी लेक्चर मिस नहीं होना चाहिए। बच्चों ध्यान रखना, एक सवाल मैं करना चाहता हूं और जरूरी भी है। देखो, हम जब भी अपने छात्रों से बात करते हैं, हम जब भी अपने विद्यार्थियों से बात करते हैं, तो बात जो हमारी होती है वह काफी यथार्थ होती है, रियल होती है। उसमें थोड़ी सी भी आर्टिफिशियल चीजों के लिए जगह नहीं होता है, उसमें थोड़ा भी बढ़ा चढ़ाकर बात करने के लिए जगह नहीं होता है। हम सीधे सीधे बात करते हैं, कारण कि जो सामने बच्चा बैठा है उसका फ्यूचर है, और एक समय के बाद यदि वह बच्चा सही मार्गदर्शन प्राप्त नहीं करता है, सही गाइडेंस प्राप्त नहीं करता है, तो हो सकता है कि वह बच्चा जो है अपने रास्ते से भटक जाए और उसका फ्यूचर समाप्त हो सकता है, खराब हो सकता है। और इसलिए हम चाहते हैं कि अपने बच्चों से हम ऐसे जुड़ें ताकि हम उनको उनकी यात्रा में सहायता कर सकें, उनकी यात्रा में हम भगवान कृष्ण की तरह एक सार्थक सारथी बन सकें। यही मेरा उद्देश्य होता है। और इसलिए जो मैं बात कहने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि भाई हम जो पढ़ाते हैं वह सफिशिएंट है। नहीं, मैं मानता हूं ये गलत है। मेरा मानना है कि आपकी सफलता में 70-30 का रेशियो होता है। आपकी सफलता में 70 और 30 का रेशियो होता है बच्चों। आपकी सफलता में 70 और 30 का रेशियो होता है। जो 70 है वह मेरा होगा, जो 70 होता है वह टीचर का होता है, जो 70 होता है एक्सपर्ट का होता है जो आपको पढ़ाता है। जो 30 होता है वह बच्चे होते हैं, वह बच्चे होते हैं। जो 30 रेशियो है बच्चों का रेशियो है। दोनों को मिलाया जाए तब जाकर के 100 बनता है। यदि हम अपना 70 दे दिए और आपकी तरफ से 30 नहीं आया, तो सोचो हम 30 कम हो गए, हम 30 कम हो गए। और यदि आपने भी 30 दे दिया तो दोनों हाथ मिलकर के ताली बजेगा, वो 100 हो जाएगा। और जैसे 100 हुआ, इसका मतलब आपका रैंक लग गया, आप पास कर गए। तो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि विदाउट योर ओन एफर्ट नो वन कैन हेल्प यू टू गेट थ्रू एनी एग्जामिनेशन। इफ यू वांट टू बी आईएएस ऑफिसर, then first of all you have to put your labor, you have to work hard. God help those who help themselves, कहा गया है। God help those who helps themselves. भगवान उसको सहायता करता है जो अपने आप को सहायता करता है। हम ऐसे कह सकते हैं टीचर उसको सहायता करता है जो अपने आप को सहायता करता है। तो ध्यान रखना बच्चों, कल से हमारा क्लास का टाइमिंग यही होगा और कल से हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले कल के क्लास में हम आधुनिक भारत से क्लास की शुरुआत करेंगे और आधुनिक भारत में सबसे पहले आपको हम एक ओवरव्यू देंगे, एक सिलेबस बताएंगे कैसे कैसे हमें पढ़ना है, और इसके बाद हम एक एक टॉपिक को लेकर के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जो भी समस्याएं आपकी होगी वो चैटिंग बॉक्स के माध्यम से हम तक आएगी और उन समस्याओं पर हम चर्चा करेंगे। और एक बात और, रोज क्लास शुरू करने से पहले आप सभी को हम पिछले क्लास से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और फिर अगले क्लास के लिए आपको हम क्वेश्चन देंगे, ताकि एक साथ दो काम हो जाए। नंबर 1, जो ऑनलाइन क्लास चल रहा है उसके माध्यम से
इतिहास का पूरा सिलेबस समाप्त हो जाए, और दूसरी बात, आप लगातार एक बेहतर उत्तर लिखने में भी सक्षम हो जाए। हालांकि अभी ऑफलाइन क्लास नहीं है, तो निसंदेह इसमें समस्या होगी, आप कॉपी कैसे दिखाएंगे, लेकिन फिर भी हम कुछ प्रश्नों का क्लास में ही क्या करेंगे, हम फ्रेम करवा देंगे, उसका फ्रेमिंग बता देंगे कि इस प्रश्न का फ्रेमिंग ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो आइए अब कुछ बात आगे बढ़ाने से पहले हम क्लास को आज विराम देते हैं, उसे एंड करते हैं। और ध्यान रखना, अभी जो क्लास होगी वह 2 घंटे की होगी, लेकिन यह जो है समय बढ़ सकता है, क्योंकि हम लोग का उद्देश्य है कि जो आपका सिलेबस है उसे टाइम पर समाप्त किया जाए। और जब हम कहते हैं कि आपका सिलेबस टाइम पर समाप्त होगा, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि केवल सिलेबस समाप्त होगा। इसका अर्थ है कि आपका भाग दौड़ का जो दौड़ है वो समाप्त होगा। यानी जो भाग दौड़ कर रहे हैं, क्या पढ़ें कैसे पढ़ें, वह भी समाप्त हो जाएगा। आप स्थिर हो जाएंगे, घर में हो जाएंगे, आपको पता रहेगा कि 2021 में हमें कैसे परीक्षा देना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या गलतियां है क्या सही है, और सब पता हो जाएगा। यानी सिलेबस समाप्त होने का हम लोग का आशय है कि आपका जो कंफ्यूजन है, भाग दौड़ है, वह भी समाप्त हो जाएगा। आप हो जाएंगे युधिष्ठिर हो जाएंगे। जो युद्ध में स्थिर होता है और जो युधिष्ठिर होता है वही सफल होता है। ओके, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।